बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि परमाणु मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज आपको बताई कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 अस्थायी कण रहते हैं। अब ये अस्थायी कण परमाणु में कहाँ पे व्यवस्थित होते हैं, इन सब चीज़ों को बताने के लिए परमाणु मॉडल आया। परमाणु मॉडल सबसे पहले थॉमसन महोदय ने किया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन महोदय ने। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, अल्फा स्कैटरिंग। अपने प्रयोग पे आधारित होकर इन्होंने एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। इनके मॉडल में कुछ कमियां थी तो फिर बोर आए। बोर महोदय ने मैक्स प्लैंक, उनके क्वांटम थियरी के आधार पे बोर ने एक मॉडल दिया जिसे बोर मॉडल कहते हैं। बोर मॉडल में जो कमियां थी उसको सोमरफेल्ड महोदय ने दूर किया। तो थॉमसन से लेकर सोमरफेल्ड तक यह चारों मॉडल जो हैं ये कण की प्रकृति पे निर्भर है, यानी इलेक्ट्रॉन को थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और सोमरफेल्ड ने कण की भांति माना, यानी यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के नेचर को इन्होंने कण माना। लेकिन इसके बाद आया वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, इसको श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने किया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, SCHRONDING, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि वेव मैकेनिकल मॉडल है, तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता हुआ माने और उस आधार पे अपने मॉडल को दिए, और यही आधुनिक मॉडल है। और इसी मॉडल के आधार पे अब आगे काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जो भी सिद्धांत हैं उन सब की व्याख्या आपका वेव मैकेनिकल मॉडल करता है। लेकिन पीछे के भी मॉडल जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कण की भांति व्यवहार करता है उन सब की व्याख्या ये सब भी मॉडल करते हैं। तो क्रम से आप एक एक मॉडल देखते चाहिए। परमाणु मॉडल आया इसलिए कि परमाणु में कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उनको बताने के लिए परमाणु मॉडल आया। तो उसमें सबसे पहला नाम है थॉमसन महोदय का। थॉमसन के मॉडल को हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से तरबूज में लाल पार्ट, लाल हिस्सा पूरा फैला रहता है तथा उसमें बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से थॉमसन महोदय ने माना कि इलेक्ट्रॉन धन आवेश के पांड में धसा हुआ होता है। लेकिन इनका यह मॉडल बिल्कुल ही असफल रहा, क्योंकि इन्होंने धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को एक जगह माना। तो दोनों को एक जगह मानने पर यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन हर परमाणु से निकल रहा है, प्रोटॉन हर परमाणु से निकल रहा है। तो ये कण अलग अलग न होने पे, एक में होने पे परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। तो थॉमसन का मॉडल बिल्कुल ही बेकार रहा। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है आगे के मॉडल के लिए। उसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल बेटा अल्फा स्कैटरिंग पे आधारित है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, इन्होंने सोने की पतली पन्नी लिया और सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी किया। अल्फा कणों की बमबारी किया तो इन्होंने देखा कि अल्फा कण, अगर 1 लाख कण भेजे जाते हैं तो उसमें से 1 कण वापस सीधे अपने मार्ग पे आता है और शेष कण या तो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या तो सीधे ही निकल जाते हैं। ज़्यादातर कण, अल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं। तो इन 3 पॉइंट के आधार पे अल्फा ने परमाणु मॉडल को दिया। अब इनके अनुसार इन्होंने इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी परमाणु का बहुत ही छोटा भाग जो दृढ़ होता है, सघन होता है, उसी में उसका समस्त धन आवेश और समस्त द्रव्यमान निहित होता है। और उस पॉइंट को इन्होंने कहा कि वह पॉइंट नाभिक होता है, न्यूक्लियस। और इन्होंने बताया कि इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं। उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी,
प्रोटॉन रहते हैं और समस्त द्रव्यमान, यानी समस्त आवेश, पॉजिटिव आवेश और समस्त द्रव्यमान इसी नाभिक में निहित होता है। इनका पहला पॉइंट ये बताता है। दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है क्योंकि अधिकांश कण बाहर निकल गए, तो दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट यह बताता है कि जब ये अल्फा कण नाभिक से टकराए तो जो सीधे टकराए वो तो वापस आए, नहीं तो कुछ एंगल द्वारा डिफ्लेक्ट हो गए। तो इस प्रकार से इन्होंने इस प्रयोग के आधार पे अपना रदरफोर्ड का मॉडल दिया। अब इस मॉडल के अनुसार हम कि परमाणु को इन्होंने दो भागों में बांटा, परमाणु को दो भागों में बांटा और एक भाग को इन्होंने नाभिक कहा और दूसरे भाग को इन्होंने कहा कि बाह्य क्षेत्र। नाभिक में इन्होंने कहा कि समस्त धनावेश यानी प्रोटॉन तथा द्रव्यमान यम रहता है और बाह्य क्षेत्र में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और बाह्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वह वृत्ताकार मार्ग होता है, वृत्ताकार मार्ग होता है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का ने नाभिक की खोज की। इन्होंने बताया कि जो 3 कण हैं उसमें 2 कण नाभिक में रहते हैं और एक कण इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। इस नाभिक को उन्होंने कहा कि यही समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान का केंद्र बिंदु है। इनके मॉडल पे क्या कमियां हो गई? कमियां ये आई, पहली कमी इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाता रहता है, यानी अनंत कक्षाएं होती हैं, अनंत कक्षा होती है, उन कक्षाओं में वह चक्कर लगाता रहता है। तो जब वृत्ताकार मार्ग पे वह चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और उस ऊर्जा के उत्सर्जन से एक समय ऐसा आएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर चक्कर लगा रहा है, तो इसकी कक्षाएं समय के साथ छोटी होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक में गिर पड़ेगा, यानी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। लेकिन उसी समय इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन आपस में अपकेंद्र बल द्वारा समायोजित होते हैं, जिसकी वजह से ग्रह सूर्य में नहीं गिर पाता, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा क्योंकि एक अपकेंद्र बल कार्य करता है इस इलेक्ट्रॉन पे जो नाभिक में गिरने से रोक लेता है। तो यानी ये पहली अपनी कमी को दूर कर लिए। लेकिन जो दूसरी कमी आई, स्पेक्ट्रम बेटा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है और शोषण स्पेक्ट्रम होता है। किसी परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और शोषण, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इनके हिसाब से सतत होना चाहिए। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी डिफरेंट आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो असतत होता है। तो ये इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कि क्यों असतत रेखाएं पाई जाती हैं। तो 2 कमियां महत्वपूर्ण हैं। पहली कमी ये है कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया रदरफोर्ड का मॉडल, और दूसरी कमी है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इस मॉडल के अनुसार सतत होना चाहिए लेकिन वास्तव में स्पेक्ट्रम असतत प्राप्त होता है। इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए बोर महोदय ने अपना मॉडल दिया। यह मॉडल मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पे आधारित है। प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ये अलग से समझ लीजिए तब उसको बताएं। मैक्स प्लैंक ने बताया कि जब
विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में कहते हैं, सतत रूप में नहीं कहते। इनके अनुसार E बराबर एच न्यू और न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा। तो E बराबर एच न्यू यानी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। उन पैकेटों को हम कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं? फोटान। और एक फोटान की ऊर्जा हम इस फार्मूले द्वारा निकाल लेते हैं, E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी लैम्डा। इसी बात का उपयोग करके बोर महोदय ने अपना मॉडल दिया कि चूँकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रॉन जो मूविंग होगा, तो जिस प्रकार से ये ऊर्जा का सतत उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता, तो यहाँ पे भी ऊर्जा का सतत उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होगा। तो बोर महोदय का मॉडल देखिए क्या है। बोर महोदय ने इनकी जो बात सही थी उसको तो मान के चले ही कि परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक और एक बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है और नाभिक में हमारे न्यूक्लियन होते हैं, यानी न्यूक्लियन में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं वह सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। नाभिक के बाहर अनंत कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाता है। उस विशेष कक्षाओं को नाम दिया गया अस्थायी ऊर्जा वाली कक्षकें या स्थिर ऊर्जा वाली कक्षकें। तो पहला पॉइंट इनका यही था कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाता है। उस विशेष कक्षाओं में वह न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न तो अवशोषण करता है। तो इस प्रकार से उन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं या स्थिर ऊर्जा की कक्षाएं कहते हैं, और उसको इन्होंने KLMN द्वारा इंडिकेट किया। KLMN कक्षाओं का नामकरण इन्होंने किया कि KLMN कक्षाएं हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो ये स्पेशल कक्षाएं होती हैं उसके लिए कोणीय संवेग का मान, विशेष कक्षाएं कैसे हैं, उस विशेष कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग का मान MVR कोणीय संवेग होता है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई के बराबर होता है या H/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, जहाँ पे N का मान 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा। वर्तमान में N का मान 7 तक है, क्योंकि हमें 118 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, जहाँ पे 7 कोषों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन चूंकि अस्थायी कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किए बिना चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और पुनः वहाँ से वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अर्थात जैसे जैसे N का मान बढ़ेगा, जैसे N का मान बढ़ता जाता है, अस्थायी कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। अस्थायी कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन E2 से, मान लीजिए N बराबर 2 में है, E2 से E3 में कूदता है, तो E3 माइनस E2 जो गैप होगा वह H न्यू के बराबर होगा। ये नाभिक है, ये 1, 2, 3, यानी ये 2, 3,
ये K है, L है, M है, कैपिटल N। तो यदि इलेक्ट्रॉन L बराबर 2 से M इसमें जाता है तो 2 में ऊर्जा है E2 और यहाँ E3, तो E3 की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो E3 माइनस E2 H न्यू, और H न्यू बराबर हो जाएगा C बाई लैम्डा। तो इस प्रकार से ऊर्जा को इन्होंने क्वांटाइज किया कि ऊर्जा सतत नहीं होती, यहाँ से यहाँ जाएगा और पुनः ऊर्जा थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी अस्थायी कक्षा में वापस आएगा। तो अस्थायी कक्षा में जब वापस आएगा तो उससे स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है और क्यों असतत मिलता है, इस बात की व्याख्या इस पॉइंट से हो गई। तो यही इसका महत्वपूर्ण बिंदु था। और इनका जो मॉडल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान आयन की व्याख्या इससे हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का मान केवल तब n पे निर्भर करता है। एक परमाणुविक इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का मान केवल n पे निर्भर करता है, लेकिन अगर बहुपरमाणुविक होगा तो एनर्जी का मान n के साथ साथ L पे भी निर्भर होगा। L जो होता है दिंगसी क्वांटम संख्या है, अभी वो बाद में बताया जाएगा, और स्मॉल n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इस प्रकार से ये आपका बोर का मॉडल हमने आपको बता दिया। इसमें क्या कमियां थी अब ये देखिए। जब उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा स्पेक्ट्रम को देखा गया तो यह पाया गया स्पेक्ट्रम की एक रेखाएं कई फाइन लाइन में बटी हुई है, पतली पतली लाइनों में बटी हुई है, कई आवृत्त की उसमें ऊर्जाएं हैं। तो लेकिन इनके सिद्धांत के अनुसार एक ही आवृत्त की स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होना चाहिए था। तो इस बात की व्याख्या हम केवल n के आधार पे नहीं कर पाएंगे कि कोश से कोश में अगर होगा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, तो उस बात की व्याख्या यहाँ से नहीं होती है। दूसरा, जब इस स्पेक्ट्रम की रेखाओं को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये कई लाइनों में टूट जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उस बात की भी व्याख्या नहीं कर पाए। विद्युत क्षेत्र में रखने पे स्पेक्ट्रम की लाइनों का टूटना, उसको कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। और चुंबकीय क्षेत्र में लाइनों को रखने पे, स्पेक्ट्रम की लाइनों को रखने पे उनके टूटने को कहा जाता है जीमान इफेक्ट। तो जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या बोर का मॉडल नहीं कर पाया। उसके पीछे कारण भी है, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ तक हम केवल कोश की परिकल्पना कर पाए कि नाभिक के बाहर केवल कोश होता है, उसी कोश में हमारा इलेक्ट्रॉन अस्थायी रूप से रहता है। अब आइए सोमरफेल्ड मॉडल। सोमरफेल्ड मॉडल ने बताया कि जो एक लाइन कई लाइनों में विभक्त होती है, उस बात की व्याख्या इन्होंने किया। सोमरफेल्ड ने बताया कि नाभिक के बाहर जो हम वृत्ताकार मार्ग ले लेते हैं, वह मार्ग वृत्ताकार नहीं होता, बल्कि वह हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर न लगा के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, अर्थात इलिप्स के मार्ग पे चक्कर लगाता है। वृत्त तो उसका एक स्पेशल केस है। इस प्रकार से सोमरफेल्ड महोदय ने उपकोश की संकल्पना की। यही इनकी महत्वपूर्ण बात है। बोर महोदय ने कोश की संकल्पना की, कोश या कक्षा की, और इन्होंने उपकोश की संकल्पना की। और मैथमेटिकल भी है कि N/L बराबर मेजर एक्सिस A/B। तो यहाँ से उन्होंने वैल्यू दिया कि N बराबर यदि 2 है तो L का मान 2 प्राप्त होगा, 1 और 2। N बराबर 3 है तो L के मान 3 प्राप्त होंगे, 1 2 3। यानी N बराबर 3 कोश में 3 उपकोश पाए जाते हैं, N बराबर 2 उपकोश में 2 उपकोश पाए जाते हैं, N बराबर 1 उपकोश में
यल बराबर एक उपकोष पाए जाते हैं। यह यल वर्तमान यल से अंतर होगा, क्योंकि वर्तमान यल में आप देखेंगे उपकोष का जो नंबरिंग होगा वह 0 से होगा, न कि 1 से। तो इस प्रकार से आपका जो क्लासिकल मॉडल था, जो कि कणों की प्रकृति पे आधारित था, हमने बता दिया। अब आपका एक मॉडल बचा वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल 2 सिद्धांतों पे आधारित है। डी ब्रॉगली के सिद्धांत पे, डी ब्रॉगली की द्वैत प्रकृति क्या होती है वो समझना होगा, और हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत पे आधारित होके वेव मैकेनिकल मॉडल दिया गया। तो अब ये 2 मॉडल बताने के बाद हम आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताएंगे, और यहीं पे हम आपको क्वांटम संख्या के बारे में बताएंगे। एक बात और समझ लीजिए कि बोर्स और बरी ने केवल यही नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाते हैं, बल्कि उन्होंने जिन परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था भी बताया नाभिक के बाहर। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था को बताने के कारण उनके इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहा जाता है बोर-बरी विन्यास। लेकिन अब ये बोर-बरी विन्यास क्लास 10th में आपको बताया गया है। अब आपको बताया जाएगा उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था। तो वही आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था उपकोषों में कैसे होती है, जिससे कि आप जब चाहेंगे उपकोष से कोष में पहुंच सकते हैं और उपकोष से कक्षक में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन कक्षक में निवास करता है। तो ये आपकी आधुनिक संकल्पना में पूरा परिलक्षित होगा। थैंक यू बेटा। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर दें। धन्यवाद।